हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है, आप लोगों को कला के तत्व पढ़ाया जा रहा था। कला के तत्व में आज आप लोगों को फिर से रेखा पे लेकर आएंगे, क्योंकि 6 तत्वों को बताया जा चुका है। तो अब हम जो है फिर से रेखा पर आएंगे। रेखा पर आने के बाद रेखा के वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। वर्गीकरण तो शायद पढ़ा दी हूँ ना आप लोगों को वर्गीकरण। नहीं मैम। रेखा के प्रकार नहीं बताए हूँ। हाँ जी बताया है। हाँ, पढ़ा चुकी हूँ। वर्गीकरण प्रकार एक ही हुआ। तो अब जो है ठीक। रेखा का प्रभाव आप लोग पढ़ेंगे। तो आप एक जी। रेखा का अलग से फिर से बना लीजिए रेखा के बारे में, कि जैसा कि मैं बताई थी कल, कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा। बताई थी, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। यही कल मैं बताई थी। और मैं रेखा के प्रकार भी बताई थी। और मैं बताई थी रेखा दो प्रकार की होती है। पहली क्या है? सरल रेखा है। और दूसरा है आपका वक्र रेखा। सरल रेखा के बारे में मैं बताई थी, किसी एक निश्चित बिंदु से अबाध गति से खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। यानी हमारी एक यह निश्चित बिंदु है और हम एकदम अबाध, कोई रुकावट नहीं हुआ, तो अबाध गति से जो हम रेखा को खींचे हैं क्या कहेंगे? उसी को सरल रेखा कहते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो फिर से लिख सकते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से अबाध गति से खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। इसको कल मैं बताई थी। मैम ये भी कह सकते हैं एक ही दिशा में खींची गई। हाँ हाँ, एक ही निश्चित दिशा में, एक ही जी। निश्चित बिंदु से अबाध गति से, जी। निश्चित दिशा में, यहाँ से कर लीजिए, निश्चित दिशा में। ठीक है। जी। निश्चित दिशा में या बिंदु से या दिशा में, बात एक ही हुआ। इसको आप ब्रैकेट में ही कर लीजिए, चाहे दिशा में कहिए चाहे बिंदु से कहिए। किसी एक निश्चित बिंदु से अबाध गति से खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। और वक्र रेखा के बारे में मैं बताई थी कि जब हमारे जिन रेखाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है उन्हें ही क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। तो यानी यह रेखा है, इसके दिशा में जैसे इधर जा रहे हैं, इधर से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ, तो इसके दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, यदि रेखा की दिशा बदल दी जाए या बदलती जाए, वक्र रेखा कहलाती है। यही मैं बताई थी कल। इतना कल हो चुका था। और मैं रेखा के सभी सॉरी कला के सभी तत्वों के बारे में कल मैं बता चुकी थी। अब आज आपको रेखा के बारे में, रेखा के प्रभाव को बताना है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, रेखा का प्रभाव। हेडिंग डालेंगे आप लोग, रेखा का प्रभाव।
अब देखिए जो ये रेखाएं हैं, रेखाओं के बहुत सारे प्रभाव हैं। इनके द्वारा बहुत सारी चीजों को दिखाया जा सकता है। बहुत रेखाओं में बहुत सारे गुण होते हैं, तो उस गुण को दिखाने के लिए हम प्रभाव को देखते हैं। तो रेखा के माध्यम से स्पष्टता भी दिखाया जा सकता है, यानी दूरी भी आप दिखा सकते हैं, समीपता भी दिखा सकते हैं, दृढ़ता भी दिखा सकते हैं, कोमलता भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद आदि रेखा, इस रेखा के द्वारा आदि रूप को हम निरूपित कर सकते हैं। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं रेखा के प्रभाव में। तो आप लिखेंगे किसी चित्र में रेखा का विशेष गुण होता है। किसी चित्र में रेखा का विशेष गुण होता है। रेखा के द्वारा समीपता, दूरी, स्पष्टता, कोमलता आदि को दर्शाया जा सकता है। बहुत सारी चीजों को दिखाया जा सकता है किसके द्वारा? रेखा के द्वारा बहुत सारे तत्वों को दिखाया जा सकता है, जैसे कि समीपता, दूरी, स्पष्टता, निकटता। तो बहुत सारे तत्वों को आप किसके द्वारा दिखा सकते हैं? रेखा के द्वारा। अब ये रेखा के जो बहुत सारे तत्व हैं, इनको दिखाने के लिए आप रेखाओं की दिशाओं का अध्ययन करेंगे। तो जो रेखाओं की दिशाओं का अध्ययन है, तो चलिए आप लोग इसको लिखने के बाद रेखाओं के दिशाओं के बारे में जानेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि रेखाएं क्या क्या प्रभाव दिखा सकती हैं, या रेखाओं के द्वारा क्या क्या प्रभाव दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं। अब देखिए क्षैतिज रेखाओं के द्वारा क्या क्या दिखाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए, याद करने का तरीका देखिए आप लोग, अगर हम क्षैतिज रेखाओं के बारे में याद करते हैं, तो याद करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें हमें याद करना है, तो इसमें विभिन्न तरीकों को याद का प्रयोग करके इसे याद कर सकते हैं। तो क्षैतिज रेखाएं कैसी होती? ऐसी होती हैं। जैसा कि जो आपका जो बेंच है, बेंच एक क्षैतिज रेखा पर बना होता है, या तखत है वह भी क्षैतिज रेखा पर बना होता है, और आपका धरातल है वह भी समतल होता है, एक क्षैतिज रेखा पर बना होता है। तो अब जब आप कहीं से जाते रहते हैं, तो आप थक जाते हैं, तो आप थकने के बाद विश्राम करने के लिए, या स्थिर बैठने के लिए, शांत बैठने के लिए, निष्क्रिय बैठने के लिए, और किसका प्रयोग करते हैं? क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं, क्षैतिज धरातल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? बेंच पर बैठे हुए हैं। तो बेंच पर बैठे हैं तो वह निष्क्रिय बैठे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें ये एकदम ये पता है कि हम बेंच से गिरेंगे नहीं। अगर थोड़ा सा बेंच ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो गिरने का डर है, क्योंकि वैसे है ढलान पे वो गिर सकते हैं। लेकिन अगर बेंच ऐसे सीधा है, तो उनको पता है कि नहीं, इसके चारों पैर जो है सब सही है, एकदम बराबर है, तो इस पर वह निष्क्रिय बैठता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि क्षैतिज रेखाओं के द्वारा निष्क्रियता, स्थिरता, मौन, विश्राम, शांति आदि को दिखाया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्षैतिज रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? तो ऑप्शन में बहुत सारे हो सकते हैं। आपका स्थिरता हो सकता है, और कठोरता हो सकता है, व्याकुलता हो सकता है, असुरक्षा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बताई, क्षैतिज रेखा के द्वारा स्थिरता को दिखा सकते हैं, इसीलिए आपका क्या सही होगा?
स्थिरता सही होगा या आपका अगर ऐसे भी रहे, इनमें से कौन सी इनमें से क्षैतिज, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो क्षैतिज रेखाओं के द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जाता है। तो उसमें आपका यह भी रहेगा ऑप्शन में स्थिरता, विश्राम, शांति। एक कोई अलग रहेगा जैसे कि कठोरता। तो अब आपका कठोरता जो है क्षैतिज रेखा के अंतर्गत नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं क्षैतिज रेखा में आपको बताई कि जब हम एकदम बराबर पर बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, तो शांति में बैठेंगे, हमको यह नहीं महसूस होगा कि हम गिर जाएंगे। फिर उसके बाद स्थिरता भी होगा, विश्राम भी करते हैं आप क्षैतिज रेखा पर बैठकर आराम से, जैसे पेड़ है, पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं आप, पेड़ पे ऐसे लगा के इधर सीधा बैठ जाते हैं। तो यह क्या है कि क्षैतिज रेखाओं के द्वारा, तो आप देखिए ऐसे क्षैतिज रेखा बना लीजिए अपने समझने के लिए। अब देखिए क्षैतिज रेखा के द्वारा क्या क्या, तो आप लिखेंगे इसके द्वारा, इसके द्वारा स्थिरता, विश्राम, शांत, शांति, शांति, मौन, संतुलन आदि को दर्शाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्षैतिज रेखा पे आप बैठेंगे तो बैलेंस में बैठेंगे ना? जी। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो थी क्षैतिज रेखा। अब हम बात करते हैं कर्णवत रेखाओं की। हेडिंग डालेंगे आप कर्णवत रेखाएं। कर्णवत रेखाएं। अब देखिए कर्णवत रेखाएं क्या क्या प्रदर्शित करती हैं। कर्णवत रेखा होती कैसी है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कर्णवत रेखा होती कैसे है। तो कर्णवत रेखाएं जो होती हैं, मान लीजिए एक बॉक्स बना दे रही हूँ, मैं इसी में बता दे रही, ये जो आपका रेखा है क्या है, कर्णवत रेखा है। मान लीजिए धरातल है, ये आपकी जो रेखा है क्या है, कर्णवत रेखा है। यहाँ पर भी समझा रही हूँ और यहाँ पर भी समझा रही हूँ। और यह जो कर्णवत रेखा है आपकी, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, सपोज दैट कोई भी व्यक्ति बीमार है, मैं किसी व्यक्ति को बना दे रही यहाँ पे, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसको कैसे लेटाएंगे आप, हॉस्पिटल में है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा चेयर उठाने का ज्यादा प्रयास करेंगे, हॉस्पिटल वो बेड पे लेटा हुआ है, तो उससे क्या होता है, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसको कैसे लेटाएंगे। तो जब उसको उठाना होता है, दवा खिलाना होता है, थोड़ा सा चेयर उसके बेड को ऐसे कर लिया जाता है, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है, पूरा उठा देंगे बेड तो उसको बेचैनी होने लगेगी। क्या होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, और वह व्याकुल होने लगेगा, क्योंकि उसको संक्रमण हुआ है, किसी न किसी चीज का उसको क्या हुआ है, संक्रमण हुआ है। किसको, उस व्यक्ति को। सब ये मैं उदाहरण दे रही हूँ, आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये नहीं आप लोग ये मत समझिएगा कि बस इसमें ये चीज लिखा है, आर्ट में लिखा है, ड्राइंग में। ये तो आपको याद करवाने का एक उदाहरण है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो संक्रमित है, संक्रमित है या व्यक्ति। अब उसको संक्रमित व्यक्ति को हम तो पूरा उठाएंगे नहीं, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरा उसको उठा देंगे बेड को, तो वह घबराहट होने लगेगी उसके अंदर, उसको बेचैनी होने लगेगा, और वह क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि घबराहट होने लगेगी।
तो अब इसका कहने का मतलब ये था, सिर्फ आपको याद करने का तरीका मैं बता रही थी। तो अब यहाँ पे आप ये जानेंगे कि जो कड़वत रेखाएं होती हैं उसके द्वारा संक्रमण को दिखाया जाता है, और उसके बाद द्वारा बेचैनी को दिखाया जाता है, व्याकुलता को दिखाया जाता है, उत्तेजना को भी दिखाया जाता है। किन रेखाओं के द्वारा? कड़वत रेखाओं के द्वारा। चलिए आप लोग लिखेंगे कड़वत रेखाएं, लिखेंगे इस रेखा के द्वारा संक्रमण, व्याकुलता, बेचैनी, संक्रमण, व्याकुलता, बेचैनी, उत्तेजना आदि को दिखाया जाता है। बात समझ में आया? मैं इतना जो बताई आप लोगों को याद करने के लिए बताई, क्योंकि आप उस जब मान लीजिए कड़वत रेखा से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में तुरंत जो है वही हॉस्पिटल वाला जो उदाहरण मैं बताए हो, तुरंत वह उदाहरण आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये उदाहरण आपको याद हो जाता है तो आप जो है कड़वत रेखाओं के बारे में अच्छा सा बता लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। इतना हो गया आप लोगों का। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे ऊर्ध्वाकार रेखा, ऊर्ध्वाकार रेखा। अब देखिए ऊर्ध्वाकार रेखा के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाएगा। ऊर्ध्वाकार रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसी होती है ना, सीधी। ऊर्ध्वाकार मान लीजिए इसको किसी, आपकी जो रेखा है ऊर्ध्वाकार कैसी, एकदम सीधी है। आप सैनिक को देखे हैं ना, सैनिक को आप लोग देखे हैं, जब सैनिक जो है देखिए किसी जब राष्ट्रपति वगैरह आए रहते हैं उनका सम्मान करने के लिए एकदम ऐसे सीधा खड़े होते हैं, सीधा खड़े होते हैं और एकदम ऊर्ध्वाकार में खड़े होते हैं, और चलते भी हैं, परेड करते हैं तो पूरा एकदम सीधा होकर। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि उनके अंदर कठोरता भी होती है, क्योंकि सैनिक की ड्यूटी कहीं पर भी लग जाती है, किसी किसी इलाके में लग जाती है, लद्दाख में लग जाती है, तो उनके अंदर कठोरता भी हो जाता है, सहनशील हो जाते हैं, सहने की क्षमता हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति भी है। और वह सत्य भी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं सैनिक लोग, और उनके अंदर दृढ़ता का भी भाव होता है, गौरव भी होता है, महत्वाकांक्षी भी होते हैं सैनिक। अगर आप जब मान लीजिए ऊर्ध्वाकार रेखा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप केवल इसको याद रखेंगे। सैनिक का जो उदाहरण दे रही हूँ उस उदाहरण को आप याद रखेंगे कि एक सैनिक जो होता है वह कैसा होता है, सत्य भी होता है और कठोर भी होता है, शक्ति उसके अंदर होती है, दृढ़ता भी होता है, महत्वाकांक्षी भी होता है, और उसमें गौरव जो है कोट कोट कर भरा हुआ होता है। तो ये उदाहरण आप याद रखेंगे। तो यानी जो आपकी ऊर्ध्वाकार रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाकार रेखा इसको बना लीजिए समझने के लिए। ऊर्ध्वाकार रेखाओं के द्वारा क्या क्या प्रदर्शित किया जाता है? इस रेखा के द्वारा सत्यता, कठोरता, सत्यता, कठोरता, दृढ़ता, शक्ति, गौरव, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी, आदि को दिखाया जाता है।
क्या क्या दिखाया जाता है? सत्यता, कठोरता, दृढ़ता, शक्ति, गौरव, महत्वाकांक्षी। इन महत्वाकांक्षी आदि का जो दिखाया जाता है या किस रेखा के द्वारा दिखाया जाता है, यह जो है ऊर्ध्वाकार रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ें। हो गया? यस मैम। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग कोड़ी रेखाएं। अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा। इतना अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिलने वाला है जितना अच्छा उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं समझाने के लिए। इसीलिए आप लोग अच्छे से उस चीज को समझते चलिए। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे? कोड़ी रेखाएं। कोड़ी रेखाएं हेडिंग डालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कोड़ी रेखाओं के बारे में जानने से पहले कि कोड़ी रेखाएं क्या क्या प्रदर्शित करती, रेखाओं के द्वारा क्या क्या प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या दिखाया जा सकता है, उसको जानने से पहले सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कोड़ी रेखाएं होती कैसी हैं। मान लीजिए हमको कोड़ी रेखाएं बनाना है, तो कोड़ी रेखाएं कैसी हैं? ये हमारा कोण है, यह कोण है, और उसके बाद यह भी कोण है। अब ये देखिए, ये जो कोण है जो कोणीय रेखाएं हैं, तो क्या है? आपस में उलझी हुई है, आप एक दूसरे से, ये आके इससे उलझ गई, ये आके उससे उलझ गई। जब व्यक्ति अपने ही घर में उलझ जाता है तो वह दूसरों से लड़ाई क्या लड़ेगा? उदाहरण समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है, वह आपस में ही जब उलझ जा रहा है, आपस में ही संघर्ष कर रहा है, तो वह दूसरों से लड़ाई क्या लड़ेगा? तो ये जो रेखाएं हैं किसको प्रदर्शित कर रही? संघर्ष को प्रदर्शित कर रही। जब आपस में ही फूट हो जाती है तो असुरक्षा भी हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो घर का भेदी ही बाहर वालों को भेद बताता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो कोड़ी रेखाएं होती हैं, तो कोड़ी रेखाओं के द्वारा हम संघर्ष एवं असुरक्षा को प्रदर्शित करते हैं, या कोड़ी रेखाएं संघर्ष एवं असुरक्षा को प्रदर्शित करती हैं। तो यह आप लोग लिखेंगे, कोड़ी रेखाएं संघर्ष असुरक्षा का भाव प्रदर्शित करती हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप, एक पूंजी रेखाएं। एक पूंजी रेखाएं। अब देखिए, एक पूंजी रेखाएं कैसी होती हैं? सबसे पहले इसको आप समझेंगे, एक पूंजी रेखाएं होती कैसे हैं? मैम इसमें एक ही बिंदु से कई सारी रेखाएं निकलती हैं ना? हाँ हाँ, देखिए यही, देखिए बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, निकल रही कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो ये क्या है? ये एक पूंजी रेखा है। अब देखिए, इन रेखाओं का क्या हो रहा है? प्रसार होता जा रहा है। प्रसार हो रहा है कि नहीं? यस इन मैम, कई रेखाओं दिशाओं का ज्ञान हो रहा है। इन रेखाओं का प्रसार हो रहा है। अब जब प्रसार हो रहा है, एकदम तारों की तरह लग रही, देखे
देखने में तो अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो प्रसार भी हो रहा है और स्वच्छंदता भी है। इसको देख के शोभा का भाव प्रदर्शित हो रहा है, अभिलाषा का भी भाव प्रदर्शित हो रहा है और एकाग्रता का भी भाव प्रदर्शित करती हैं। कौन सी रेखाएं? एक पुंजी रेखाएं। तो आप इसमें लिखेंगे एक पुंजी रेखाएं। इस रेखा के द्वारा स्वच्छंदता, अभिलाषा, एकाग्रता, प्रसार आदि को दिखाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रसार, जो कि क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए चक्राकार रेखाएं कैसी होती हैं। हेडिंग डालेंगे आप चक्राकार रेखाएं। चक्राकार रेखाएं। अब चक्राकार रेखाएं होती कैसी हैं? तो चक्राकार रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित क्या प्रदर्शित होता है? तो सबसे पहले देखेंगे चक्राकार रेखाएं होती कैसी हैं। देखिए चक्राकार रेखाएं ऐसी होती है, यहां से चले एक रिदम में। ये क्या है? ये है चक्राकार रेखाएं। अब जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, एक लय में चले हैं और उसके बाद एक लय में जब हम चले हैं, तो एक लय में चलने का मतलब शक्ति के साथ पूरा चले हैं ना। जब ये रेखाएं हम खींचे हैं, कैसे खींचे हैं? एक लय में खींचे हैं और एक शक्ति के साथ भी खींचे हैं और उसमें उत्तेजना के साथ भी खींचे हैं, शक्ति या उत्तेजना। तो उसके साथ हम इन रेखाओं को खींचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चक्राकार रेखाएं होती हैं, चक्राकार रेखाओं के द्वारा लय को दिखा सकते हैं, शक्ति को भी दिखा सकते हैं और उत्तेजना को भी दिखाया जाता है। तो आप लोग लिखेंगे चक्र, इसको बना लीजिएगा ताकि ये चीज अगर दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत इसका आंसर दे लेंगे। तो आप लिखेंगे चक्राकार रेखाएं। चक्राकार रेखाएं लय, उत्तेजना, शक्ति का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। ठीक, समझ में आया? हेडिंग डालेंगे आप प्रवाही रेखाएं। प्रवाही रेखाएं। प्रवाही रेखाएं कैसी होती हैं? नदियां, जब आप लोग देखते हैं नदियां निकलती हैं, उनका प्रवाह कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ से निकल रही नदी, ऐसे 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 नदियां निकलती है ना एक ही जगह से। लहरदार। हाँ, लहर के द्वारा निकलती हैं। और ये देखने में कैसा महसूस हो रहा है? ये नदी का मान लीजिए जो जहाँ पे नदियां गिरती हैं, जलोढ़ पंख वगैरह बनाती हैं, तो नदियां को देखिए, ये लहरदार है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? माधुरी भी दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, गति भी हुआ है, क्योंकि ऐसे ही मैं आई हूँ, गति के साथ आई हूँ। और ये रेखा देखने के बाद सुंदर लग रही है, क्योंकि यह रेखा टूटी फूटी नहीं है। तो आप लिखेंगे इसके द्वारा गति, माधुरी,
एक्सक्यूज मैम। और मैम, बताइए। एक क्वेश्चन था मेरा, जो उत्तेजना है ये हाँ इसमें भी है और उसमें भी था। अ, हाँ, जो तिरछी रेखा होती है, तिरछी रेखा। उसमें भी आपने उत्तेजना लिखवाया था। हाँ, तो अगर और ऑप्शन में आता है, किस में जो लिखवाई हूँ? बोलते हैं ना, और उसके चक्राकार ऊपर आपने रेखा लिख। में। जी जी। तो आप सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन सही करेंगे। सबसे पहले आप चक्राकार रेखा सही करेंगे। अगर चक्राकार ऑप्शन नहीं है तो आप कावत रेखा सही करेंगे। ठीक है। सब मैम, बुक में भी ये था, बुक हाँ में भी सेम यही लिखा हुआ है। हाँ, तो हम्म। इसके द्वारा गति, माधुर्य और सुंदरता का भाव उत्पन्न होता है। इसको बना लीजिएगा। अब बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं? यस मैम, जो मैम। आपने बताया एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ से? क्षैतिज रेखा से? जी। नहीं, चल- चक्राकार रेखाएं में जो उत्तेजना है, अगर ऑप्शन में आता है उत्तेजना, उत्तेजना हाँ, जैसे किसमें पाई जाती है? इसमें आ गया चक्राकार, और पहले उसको आप क्या बोलते हैं, चक्राकार रेखा क्षैतिज। लगाएंगे। चक्राकार जी। आसन में नहीं तो आप कड़वत रेखा लगाएंगे। ठीक है। कर्वत रेखा मतलब डायगोनल। हाँ, अच्छा, वो मैम तिरछी लाइन ना मैम? ऊर्ध्वाधर के। मान लीजिए आप ये जो चक्राकार रेखा है ये जी। ऑप्शन में ना रहे तब आप जो है कड़वत रेखा लगाएंगे। ठीक है। कर्वत रेखा, ओके मैम। चलिए आज का 10 क्वेश्चन। सब लोग समझ में आ रहा है? तो खाली आप लोग जब याद करिएगा तो उसी उदाहरण को हमारे याद करिएगा कि मैम सब इन रेखाओं के द्वारा क्या क्या उदाहरण दिए हैं। उदाहरण बस याद रखेंगे तो समझ जाइए। आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मन में सोचेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आपने 10 क्वेश्चन पे आ जाइए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह देखिए कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला आपका प्रश्न है, अगर आंसर आएगा तो आप लोग बताइएगा। फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है? फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? देखिए यस मैम। आपके यहाँ नेटवर्क है कि नहीं? मैम उनकी एमबी फोटोग्राफी खत्म हो पेपर गई है। हाँ सबके यहाँ दिक्कत है। मैम हमारे में भी नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, फिर हमने हॉटस्पॉट से ऑन किया तो तब दिखा हमें स्क्रीन भी। मैम एमबी खत्म होने के कारण। प्रॉब्लम होगी। फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है? चलिए किसी को आंसर पता है? सफेद प्रकाश होगा क्या मैम? हाँ बिल्कुल राइट, सफेद रंग। मैम फिर से बोल दीजिए, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मैं ऐसे ही लिख लूंगी। फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है? आंसर है सफेद रंग। अगला क्वेश्चन है, 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को क्या कहा जाता है?
सात रंगों एक गोलाकार में मैम रिपीट कर दीजिए। 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को क्या मैम रेनबो होगा क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स? कहा जाता है? किसी को पता है? एक मैम घुमाने पर 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वर्ड। रंग चक्र। अच्छा, रंग चक्र। रंग चक्र। अब आपका अगला क्वेश्चन है, किसी चित्र में एक ही रंग द्वारा बने विभिन्न तान को कहा जाता है? किसी चित्र में एक ही रंग द्वारा तान को कहा जाता है? जी। मैम रंगत होगा क्या? नहीं। किसी चित्र में मैम एक ही रंग द्वारा वर्ण योजना। चित्र में एक ही रंग द्वारा बने तान को कहा जाता है? जैसे कहा जाएगा एक वर्णी रंग योजना, क्या कहा जाएगा? मैम एक ही वर्ण योजना। हाँ, वर्णी रंग योजना कहा जाएगा इसे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चित्र में बने विभिन्न वर्णों के तान का प्रयोग किया जाता है, यदि किसी चित्र में वेट बेटा वेट। यदि किसी चित्र में बने वर्णों के तान का प्रयोग तान का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? किसी के आंसर पता है? यानी क्या कह रहा है, यदि किसी चित्र में बने विभिन्न वर्णों के तान, यानी विभिन्न प्रकार के वर्णों के जो तान बनेंगे, टोन बनेंगे, उसका प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहेंगे आप, या उसे क्या कहा जाता है? नहीं पता? आंसर लिखेंगे बहुवर्णी योजना। योजना। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? सभी लोगों का आंसर पता है, बताइए। ललित मैम कला का, हीगल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण पूछा जाए तो किसने किया था? हीगल ने किया था। अच्छा, 20वां क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में भारतीय सौंदर्य शास्त्र के मैम तर्क संगत का अर्थ क्या होगा? तर्क संगत,
यानी तर्क देकर किसी चीज को उन्होंने क्या बताया, ललित कला के बारे में किए बताया उन्होंने, उस पे तर्क भी दिया कि ललित कला का मतलब क्या होता है और उसमें जी। कौन सी उच्च कला है, कौन से निम्न कला है। तो उस पर तर्क करके उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। तब जाके वर्गीकरण। उन्होंने बताया जो हमारी कला है वह दो प्रकार की है, एक ललित कला है और दूसरी एक अच्छा ललित उपयोगी कला। कला। उन्होंने बताया कि ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, चित्रकला, जी। मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला आदि। ठीक है, तो पांचों मैम के जी विभिन्न बारे कलाओं में। का जैसे इन्होंने जो भी बताया मैम उसी को तर्क कहेंगे ना, जो विभिन्न कलाओं के बारे में बताया उन्होंने। हाँ हाँ, तर्क चलिए अब ठीक है मैम। क्या बता रही थी, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सडंग में, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सडंग में लावण्य योजना से क्या आशय है? लावण्य योजना से मैम क्या, लयात्मकता, लय। बताइए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सडंग में लावण्य मैम लय, योजना से, हाँ? मैम लयात्मकता। ना- लावण्य योजना का मतलब क्या होता है? है नहीं बताया था सडंग आपने। में? मैम यस मैम बताया था। सौंदर्य, एक लोग मैम बताइए। सौंदर्य से, सौंदर्य। लावण्य का मतलब सब ठीक है, लेकिन सौंदर्य आपका दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है, बाहर। लेकिन सडंग में क्या काम किया? ग्राह्य सौंदर्य होगा। हाँ, बाह्य सौंदर्य। बाह्य सौंदर्य जिसे अगर बाह्य सौंदर्य ना रहे तो उसे कहेंगे कांति। ठीक है, कांति का जी। मतलब होता है बाह्य सौंदर्य। ऑप्शन में अगर बाह्य सौंदर्य है तो क्या कहेंगे, कांति। तो मान लीजिए, तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सडंग में लावण्य योजना से क्या आशा है, कांति से। यानी ब्रैकेट में कर लेंगे बाह्य सौंदर्य से। मैम कांति। कांति, हाँ, कांति। देखिए आपको सातवां क्वेश्चन कौन सा है? सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। वानी चुप हो जाओ। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। यह कथन किसका है? मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका, रस्किन का। रवि जी, रस्किन का। रस्किन। रविन्द्रनाथ टैगोर का है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। लेकिन यहाँ क्या है, मनुष्य अपने भाव को तो कला के द्वारा प्रकट करता है। ठीक है, तो यार जी। इस तुरंत मतलब एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का महत्व है परिभाषाओं में। बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तुरंत, इसीलिए उसको रटे रहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, कला के द्वारा प्रकट करता है। तो यह किसका कथन है? तो यह कथन है रस्किन का। ठीक, अब आठवें क्वेश्चन के बारे में। आठवां क्वेश्चन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी पुस्तक है?
critic of pure reason इसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है इमैनुअल कांट की। इमैनुअल कांट। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, रस कला ने दिया था। रस कला की आत्मा है। यह कथन किसने दिया था? किसी को पता है किसने दिया है? रस कला की आत्मा है। भरत मुनि। अभिनव। जी। अभिनव गुप्त। भारतीय चित्रकला के लेखक हैं। भारतीय चित्रकला के लेखक हैं। जगदीश गुप्त। वो तो भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक है ना। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, भारतीय चित्रकला यानी क्या? इंडियन आर्ट। जी। यहाँ पे क्या मैं बता रही हूँ? इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट के लेखक है। स्टूडेंट कार्ड हो गया क्या? नहीं, पर्ची ब्राउन। अरे यहाँ परशुराम दिमाग में है लेकिन कंफ्यूज। इंडियन आर्ट के लेखक कौन है? पर्ची ब्राउन। कंप्लीट हुआ। कल का सब लोगों को याद है? कल का याद है? श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग। मैम भर्तृहरि। बिल्कुल सही। वैदिक काल में ज्ञान किस रूप में स्वीकार किया गया था? मैम उपविद्या के रूप में। उपविधा। बिल्कुल। हाँ। भारतीय चित्रकला के मर्म को किसके द्वारा समझा जाता है? षडंग। मेहंदी कहाँ की कला है? राजस्थान। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। हाँ। भाव कला को क्या कहते हैं? क्या मैम? अभिव्यक्ति। मैम वॉइस क्लियर नहीं अभिव्यक्ति। हाँ, अभिव्यक्ति। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? सिर। एक सिर ताल। ताल एक सिर। ताल एक सिर है। अनुकरण सभी कलाओं का मूल है या किसने किया था? प्लेटो ने। प्लेटो का। बहुत अच्छा। आप लोग ऐसे ही तैयारी बना के रखेंगे तो निश्चित है जी मैम। आप। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक चीज पूछनी थी। पूछिए। मैम यदि किसी को होम साइंस से एग्जाम ये फॉर्म भरना हो तो उसके लिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या होगा? केवल होम साइंस, कोई कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं। होम साइंस प्लस ग्रेजुएट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है?
होम साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ओके, B.Ed वही लागू बीएड होना चाहिए। जी जी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके।